आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर सेकंड एयर रेगुलेशंस का एयरक्राफ्ट नेशनलिटी एंड रजिस्ट्रेशन मार्किंग्स। ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। उसका जो नाम है वो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो देख के आना, उसके बाद आप चैप्टर नंबर सेकंड ये वीडियो कंटिन्यू करना। ठीक है, चलो देख के आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पहली बात बता दे रहा हूँ कि ये जो एयरक्राफ्ट नेशनलिटी एंड रजिस्ट्रेशन मार्किंग्स, इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे डीजीसीए में। प्लस ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसके सिर्फ 6 टॉपिक्स है वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से डीजीसीए रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछता है एंड हम वही 6 देखने वाले हैं। मैंने जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आपको इसमें से मतलब रेगुलेशंस का पूरा जीनियस तो नहीं बना देने वाला। ठीक है, इसमें आपको मैं बस ये बता रहा हूँ कि 70 प्लस कैसे लाए। मतलब जो हमारे 70 मार्क्स है वो हमें मैंडेटरी है पासिंग के लिए, लेकिन कभी कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट देते हैं। रेगुलेशन ऐसा वास्ट टॉपिक है कि अ, इसका याद नहीं रहता। बहुत सारे रेगुलेशंस नए नए आते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि आसान भाषा में मतलब इसको मैं आपको समझा देने वाला हूँ कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली तो ये 3 से 4 मार्क्स आप 100% स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं कि इसमें से जो छोटे छोटे 6 टॉपिक्स है वो एक्चुअल में है क्या, और ये एयरक्राफ्ट नेशनलिटी एंड रजिस्ट्रेशन मार्किंग्स है क्या। तो देखते हैं। इसमें ये टोटल 6 टॉपिक्स हैं। इसमें से फर्स्ट हो गया नेशनलिटी मार्क्स, जो विक्टर टैंगो से चालू होता है। उसके बाद कॉल साइंस आता है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखने वाले कि रजिस्ट्रेशन मार्क्स, एक्चुअल मतलब रजिस्ट्रेशन मार्क्स क्या होता है। उसके बाद उसका हाइट एंड सिंबल वहाँ वो कहाँ पे प्लेस होते हैं, और ये जो एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन होता है तो ये एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन कौन करता है और कैसे होता है ये रजिस्ट्रेशन। प्लस ये रजिस्ट्रेशन कब तक के लिए वैलिड होता है और किन किस केसेस में ये एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जाता है। और एयरक्राफ्ट का सबसे मेन पार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन प्लेट। अभी बहुत सारे क्रैशेज जो हुए हैं तो उसमें पता कैसे चलता है कि एयरक्राफ्ट कौन सा है और किस बंदे का एयरक्राफ्ट है। इसके लिए ये आइडेंटिफिकेशन प्लेट है। इसमें भी बहुत सारी वहाँ पे डिटेल्स होती है, वो भी हम एक एक करके देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है नेशनलिटी मार्क्स विक्टर टैंगो। मतलब जैसे हमारी गाड़ी होती है, देखो अभी एक फॉर एग्जांपल लो, ये डीएल होता। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अगर डीएल होता मतलब ये गाड़ी कौन सी होगी, दिल्ली की होगी। यहाँ पे एमएच है मतलब ये महाराष्ट्र की कोई गाड़ी है। ठीक है, महाराष्ट्र पे 02 आई थिंक मुंबई का होता है। ठीक है, तो ये मुंबई की गाड़ी है महाराष्ट्र में, ऐसे हम पता कर सकते हैं। इसके आगे का तो मुझे पता नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा पढ़ लिया था इसके बारे में। ठीक है, वैसे ही हमारे एयरक्राफ्ट का होता है जो विक्टर टैंगर, ये इंडिया के लिए अलॉट हुआ है। ठीक है, मतलब इंडिया के जो भी एयरक्राफ्ट होंगे वो विक्टर टैंगो इससे ही स्टार्ट होंगे। उसके बाद जो मतलब 3 लेटर्स होते हैं, यहाँ पे अल्फा ब्रावो चार्ली पकड़ लो आप, यहाँ पे अल्फा गोल्फ नवंबर है। ठीक है, ये कॉल साइन है और ये हमारा रजिस्ट्रेशन मार्किंग हो गया और ये हमारा नेशनलिटी मार्किंग हो गया। अभी ये नेशनलिटी मार्किंग का मतलब क्या होता है। नेशनलिटी मार्क्स हेल्प टू आइडेंटिफाई अ कंट्री। मतलब नेशनलिटी मार्क, जो ये मार्क है विक्टर टैंगो, ये हमें क्या पता करने के लिए मदद करता है कि इस एयरक्राफ्ट का कंट्री कौन सा है, मतलब कहाँ पे ये रजिस्टर है और किस कंट्री का एयरक्राफ्ट है। ये हमें इस विक्टर टैंगो से पता चलता है। और ये एयरक्राफ्ट को ये विक्टर टैंगो कहाँ से आया, मतलब कौन देता है ये स्टेट को कि आपका मतलब इंडिया का है तो विक्टर टैंगो से चालू करो, यूएस का है तो कुछ और से चालू करो। ठीक है, तो ये हमें देता है आईटीओ। आईटीओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये नेशनलिटी मार्क्स बना के हर स्टेट को देता है। उसके बाद जो आईकव है वो उसको डिसाइड करता है कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करेंगे या फिर एयरक्राफ्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो वही बात है कि कॉल साइन अलॉटेड बाय द आईटीयू टू इंडिया, मतलब जो आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, तो इन्होंने हमें ऑप्शन दिया था कि आप अल्फ़ा टैंगो टू अल्फ़ा विस्की, इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप कॉल साइन रख सकते हो। लेकिन जैसे कि हमें प्री इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले ही हम हमारे जो एयरक्राफ्ट थे वो विक्टर टैंगो को कैरी करके मतलब उड़ा करते थे। ठीक है, तो उसके बाद से चेंज करना क्या, मतलब क्यों चेंज करना है, तो उसके बाद से हमने बोला आईटीओ को कि नहीं नहीं, हमें हमारा विक्टर टैंगो ही सही है। तो अभी भी जो भी एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में है तो उनका स्टार्टिंग है वो विक्टर टैंगो से ही होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि एयरक्राफ्ट कहाँ पे रजिस्टर है, उसका रजिस्ट्रेशन मार्किंग क्या होगा। जैसे यूएस का कुछ अलग होगा, लेकिन इंडिया का तो विक्टर टैंगो, ये याद कर लेना आप। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि
ये कौन डिसाइड करता है कि एयरक्राफ्ट का नेशनलिटी मार्किंग? वो आईटीयू डिसाइड करता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो ये आपको फुल फॉर्म याद कर लेना है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है डीजीसीए में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीधा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, मतलब आईटीयू क्या होता है, व्हाट इज द आईटीयू? तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और भी 2-3 कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं। और डीजीसीए आजकल थोड़ा बदमाश हो गया है कि वो सारा थोड़ा सिमिलर टॉप मतलब ये देता है कि जो बंदे को कंफ्यूज हो गया, अगर ऑप्शंस में हो गया कि अगर मान लो कोई स्क्वेक कोड है 7700 7500, ठीक है, इनमें से डिस्ट्रेस कौन सा है, और उसके बाद अनलॉफुल मतलब हाईजैकिंग का कौन सा स्क्वेक कोड है, तो इसमें भी वो थोड़ा कंफ्यूज करता है और कुछ कुछ डिफरेंट ऑप्शंस दे देता है। इसके लिए आपको ये याद कर लेना है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। इसके बाद ये आईकाउ का जो एनेक्सर 7 है, ठीक है, इसके हिसाब से ये लागू होता है कि ये विक्टर टैंगो कहाँ पे यूज़ होना है, ठीक है। द नेशनलिटी मार्क्स फॉर द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट रजिस्टर इन इंडिया इज यू फॉरवर्ड बाय द 6 अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स। मतलब ये जो अनमान्ड एयरक्राफ्ट हो गया, तो ये होता है अपना ड्रोन होता है, ठीक है। इसको ऑटो ड्रिवन भी बोलते हैं। इसका जैसे रजिस्ट्रेशन मार्किंग हो गया, ये ऐसे होता है, मतलब ये इंडिया का है ड्रोन, तो इसके लिए यू हो गया। इसके बाद ये बाकी का हो गया इसका रजिस्ट्रेशन मार्किंग, जैसे है ये ब्रावो 67 डेल्टा फॉक्सट्रॉट चार्ली, ठीक है, ऐसा है। उसके बाद इंडियन एविएशन में मार्किंग कैसे यूज़ होती है, जैसे हमने देखा था कि जो कमर्शियल है उसके लिए विक्टर टैंगो से स्टार्टिंग होगी, जो मिलिट्री वगैरह यूज़ करती है उसके लिए विक्टर यूनिफॉर्म से स्टार्टिंग होगी, और जो अनड्रिवन सॉरी ये होता है ऑटो ड्रिवन एयरक्राफ्ट होता है, मतलब वो जो ड्रोन वगैरह हो गए, तो इनका यू से स्टार्टिंग होता है, उसके बाद का ये रजिस्ट्रेशन मार्किंग हो गया उनका, ठीक है। यहाँ पे नेशनलिटी मार्किंग को ही कॉमन मार्किंग्स बोला करते हैं, ये डीजीसीए में आ सकता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा नोट दे दिया है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन मार्क्स, मतलब रजिस्ट्रेशन मार्क्स क्या हो गया? रजिस्ट्रेशन मार्क्स ये होता है जो हमारा जो विक्टर टैंगो है, ये हो गया हमारा नेशनलिटी मार्क्स, ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन मार्क्स। ये जो नेशनलिटी मार्क्स है ये देता है हमें आईटीयू देता है, ठीक है। आईटीयू मतलब जैसे हमने पढ़ा है कि क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये याद रख लेना, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है। और ये जो नेशनलिटी मार्क्स है, ये कौन देता है हमें? स्टेट ऑफ रजिस्ट्री देता है, ठीक है। और ये जो रजिस्ट्री है, मतलब आप ये याद कर सकते हो कि रजिस्ट्रेशन मतलब एयरक्राफ्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो कौन देता है? स्टेट ऑफ रजिस्ट्री। ये जो आर है, आर से आप ध्यान में रख सकते हो कि स्टेट ऑफ रजिस्ट्री स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्किंग्स प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और दो एयरक्राफ्ट का कभी भी रजिस्ट्रेशन मार्किंग सेम नहीं हो सकता, जैसे हमारा गाड़ियों का होता है कि दो गाड़ियों का नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता, वैसे स्टेट ऑफ रजिस्ट्री का भी वैसा ही है कि दो एयरक्राफ्ट का जो रजिस्ट्रेशन मार्किंग से मतलब पहले वाला जो है उसका है विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, दूसरे का भी विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली है, वैसा कभी नहीं हो सकता। हर बार इसको अलग अलग डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि हर एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये ऐसा किया जाता है, ठीक है। ये एक नीचे नोट दे दिया है कि रजिस्ट्रेशन मार्क को ही हम क्या बोलते हैं, सॉरी, रजिस्ट्रेशन मेक्स मार्क्स गिवन बाय द स्टेट ऑफ रजिस्ट्री, मतलब रजिस्ट्रेशन का जो मार्क्स है वो स्टेट ऑफ रजिस्ट्री देता है। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, ये आपका नोट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये जैसे मैंने बोला था कि ये बहुत छोटा टॉपिक है एयर रेगुलेशंस का, इसमें से मुश्किल से मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आ गए अगर अच्छी बात है, मोस्टली तो 3 ही आता है, ठीक है। इसमें भी मैं बता दूंगा आपको कि कौन से आने वाले, तो टेंशन मत लीजिए, वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। इस पे देखते हैं हु गिव्स इट, मतलब ये रजिस्ट्रेशन मार्किंग्स है वो कौन देता है, जैसे कि हमने बोला था कि स्टेट ऑफ रजिस्ट्री देता है, मतलब जैसे इंडिया का जो स्टेट ऑफ रजिस्ट्री है वो है डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। यूएस का एफ मतलब फॉक्सट्रॉट अल्फा अल्फा जो भी है वो है, वो इसको रजिस्ट्रेशन मार्किंग देता है, ठीक है। ये यूनिक होता है हर एयरक्राफ्ट का। उसके बाद द रजिस्टर मार्किंग शाल बी द लेटर्स नंबर्स, मतलब ये लेटर्स भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं। कॉमन सॉरी combine of the letters and the numbers consist of the 1 to 5 of the characters and shall be that assigned by the state of registry और कॉमन मार्क्स रजिस्ट्री अथॉरिटी। मतलब ये ऐसा होता है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक भी होता है, जैसे आप देखो कि एयर इंडिया बोलते हैं, एयर इंडिया 171 आई थिंक ना, जिसका अहमदाबाद में क्रैश हो गया, तो ऐसे अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, मतलब कॉल साइन के लिए एयर इंडिया बोलते हैं। इसके बाद स्पाइस जेट हो गए, आई फ्लाई का तो आई फ्लाई बोलते हैं, आई फ्लाई को लिखते हैं कि आई एफ, उसके बाद 471 या जो भी है।
आई फ्लाई का मतलब होता है इंडिगो के लिए आई फ्लाई यूज़ होता है, ठीक है? बात करने के लिए जैसे आप मतलब रनवे पे जा रहे हो, ठीक है? वहाँ पे आप ऐसे अप्रोच करने वाले हो, यहाँ पे ऐसे घूम के इसको अप्रोच करने वाले हो, तो यहाँ पे आप बोलोगे टावर को कॉल दोगे, आई फ्लाई दिस इज़ नहीं सॉरी, बॉम्बे टावर दिस इज़ आई फ्लाई 7147, इसको बोलते हैं हम कॉल साइन। मतलब जो एटीसी होता है, ठीक है? ये आपको उस नाम से बुलाता है, इसको आप कॉल साइन बोल सकते हैं। ये हर फ्लाइट के लिए अलग-अलग होता है, ठीक है? अभी फ़िलहाल के लिए जो हम सेस्ना वगैरह उड़ाते हैं उसका कॉल साइन होता है विक्टर टैंगो, अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, विक्टर टैंगो फॉक्सट्रॉट एक्स-रे रोमियो, ऐसे होता है, ठीक है? उसके बाद देखेंगे कि हम ये इसमें ना कुछ-कुछ ऐसे कॉल साइन्स हैं कि जो प्रोहिबिटेड है रजिस्ट्रेशन मार्किंग यूज़ करने के लिए। लाइक दिस कॉम्बिनेशन शैल नॉट बी यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन मार्किंग्स। इसमें हो गया कि 5 लेटर्स का जो देखो मैं पढ़ ही देता हूँ आपके लिए। द 5 लेटर्स कॉम्बिनेशन यूज्ड टू इंटरनेशनल कोड्स ऑन ऑफ सिग्नल्स इंट्रो मैरिटाइम फ्लैग सिग्नल्स। मतलब जो मरीन है, मतलब देखो जो शिप्स होती है समंदर में, वो भी रेडियो पे ही बात करती है, हम भी रेडियो पे ही बात करते हैं, लेकिन ये रेडियो रेडियो का जो वेव्स होता है वो सभी तरफ सेम है, लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो अलग अलग है। हम अलग फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं जो एयर वाले हैं, और जो सी वाले हैं वो अलग फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं, लेकिन पूरा रेडियो ही है। तो इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, मतलब मान लो कि जो एयरक्राफ्ट है ये समुंदर है, ठीक है? यहाँ पे एक शिप है, इसने यहाँ पे मतलब फ्लेयर दे दिया, इसमें कुछ इमरजेंसी आ गई, तो फ्लेयर यहाँ से एक ऊपर से एयरक्राफ्ट जा रहा है, हमने वो फ्लेयर देख लिया, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा एटीसी है उसको बता देंगे कि यहाँ पे जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से इसका बता देंगे कि यहाँ पे कोई किसी को मदद चाहिए, ठीक है? तो इसका सर्च एंड रेस्क्यू टीम आएगा, ये इसको मतलब इसका सर्च एंड जो भी इसका प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगा। तो इसलिए मैं आपको यही बता रहा था कि जो इमरजेंसी के वक़्त जो फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ होती है, जो एयर में भी और जो सी में भी, तो इसमें जो कुछ क्यू कोड्स आ गए इसमें आपके, ठीक है? क्यू कोड्स का मतलब क्या होता है? जैसे हम एटीसी पे बात करते हैं तो क्यू कोड्स होते हैं आपके क्यूएनएच हो गया, ठीक है? क्यूएफई हो गया, उसके बाद दूसरा होता है और एक क्यूएनई आई थिंक, ठीक है? क्यूएनई का मतलब होता है वो 1013 हेक्टापास्कल, मतलब जो मेन सी लेवल है, रिक्वेस्टिंग फॉर क्यूएनएच, जो क्यूएनई या क्यूएनएच जो भी है, क्योंकि जब हम लैंडिंग करते हैं इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पे, वहाँ पे हमें क्यूएनएच वगैरह पूछना पड़ता है। तो ऐसे जो क्यू कोड्स होता है वो मतलब एनी लेटेस्ट कॉम्बिनेशन बीइंग टू द क्यू यूज इन क्यू वर्ड्स। मतलब जो क्यू कोड्स होते हैं हमारे, उसमें जो क्यू से स्टार्ट होते हैं, मतलब क्यूबेक एक्सरे रोमियो, ऐसा कभी भी किसी का कॉल साइन, मतलब सॉरी स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्किंग ऐसा कभी नहीं हो सकता। और दूसरे जो सिग्नल्स आ गए वो डिस्ट्रेस, मतलब देखो आप जब एटीसी पे बात करते हो, आपने बोला कि विक्टर टैंगो सियारा, उसका सियारा मतलब एसओएस आ गया। एसओएस का मतलब होता है कि कुछ इमरजेंसी, इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है? तो इसके लिए कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं वो हम यूज़ नहीं करते एज अ रजिस्ट्रेशन मार्किंग्स, ठीक है? इसमें ये एसओएस आ गया, उसके बाद ये आ गया पैन पैन, मतलब अर्जेंसी के टाइम पे हम बोलते हैं पैन 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 पैन, तीन बार बोलते हैं तो एटीसी हमें प्रायोरिटी देता है, मतलब हमारी बात जल्दी सुनता है, ठीक है? अर्जेंसी का वैसा है ये एक्स एक्स वगैरह, वो जो हम एयरक्राफ्ट लैंड करता है उसके बाद, सॉरी एयरक्राफ्ट अगर किसी पे क्रैश लैंडिंग वगैरह की तो ये सेफ्टी वगैरह, ऐसे बहुत सारे कोड्स हैं वो जो आप आगे देखने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ ये जो कोड्स है वो याद कर लेना, ठीक है? मतलब सॉरी ये तो ज़्यादा ही हो गया। हाँ, आप इसको नोट कर सकते हो, आप ये कोड्स याद कर लेना कि ये कॉम्बिनेशंस हम यूज़ नहीं करते रजिस्ट्रेशन के लिए। और इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जो क्यू कोड्स होते हैं, हम रिक्वेस्टिंग फॉर क्यूएनएच, इसमें कन्फ्यूजन वगैरह ना हो इसलिए हम वो यूज़ नहीं करते। और दूसरी बात, ये जो डिस्ट्रेस और अर्जेंसी के फ्रीक्वेंसीज़ है, मतलब जो रेडियो कॉल पे बात करते वक़्त कन्फ्यूजन पैदा करे, वैसे हम इस पे स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है? उसके बाद आता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन के मार्किंग्स है उसका हाइट कहाँ पे होगा और ये कहाँ पे छपा होगा, इसका भी पूरा डिटेल में दिया गया। चलो देखते हैं, ठीक है? जब आपका जो मतलब उसका नंबर बोल सकते हैं आप, इसके जो स्टेट ऑफ रजिस्ट्री का मार्क है विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, वो विंग के अंडर के साइड पे होता है, ठीक है? अंडर के साइड पे होता है, उसका एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर, मतलब उसका एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर दिखना चाहिए वो, क्योंकि दूर से देखना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप गाड़ी का नंबर प्लेट देखते हो, वो शायद से इतना बड़ा तो होता ही है ज़ीरो, तो मतलब हमें ये दूर से भी दिखना चाहिए। ऐसा ही इसका भी मोटिव है कि एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो फ्यूज़ेलाज़ होता है, मतलब एयरक्राफ्ट का जो पिछला वाला भाग होता है जिस पे ये टेल लगी होती है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा मोटा-मोटा ये होता है,
यहाँ पे एपीयू लगा होता है, एपीयू के जस्ट साइड में यहाँ पे एक लास्ट डोर होता है उसके इस साइड पे, ठीक है। यहाँ पे जो होता है उसका एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर चाहिए, मतलब 30 सेंटीमीटर वहाँ पे मैंडेटरी है। लेकिन एयरक्राफ्ट अगर बड़ा है तो आप 30 से यहाँ पे 50 कर, मतलब यहाँ पे आप 50 करवा सकते हो, यहाँ पे आप 80 कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम ये आपको रखना ही है, ठीक है। अभी देखते हैं आगे, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो जो डीजीसीए देता है, स्टेट ऑफ रजिस्ट्री, मतलब ये डीजीसीए हो गया, डीजीसीए, ठीक है, ओके, डीजीसीए हो गया। तो ये हमें जो रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट देती है उसके अंदर ये कुछ मैंडेटरी है, मतलब जो होना चाहिए, ओनर का नाम होना चाहिए, या फिर जो लीजिंग कंपनी है उसका कुछ ये रहना चाहिए, एयरवर्दनेस, वो देखते हैं हम। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें पढ़ना क्यों है, क्योंकि देखो एज अ पायलट, ठीक है, हम जब भी इंटरनेशनली या फिर डोमेस्टिक, मतलब वन सेक्टर टू सेकेंड सेक्टर पर जब ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे हमें लेके चलना पड़ता है ऑल क्रू का, मतलब पूरे जो एयरक्राफ्ट है जो क्रू है उसका सब लाइसेंसिंग वगैरह आपको चेक करना होगा, एयरक्राफ्ट का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो पूरे चेक करने होंगे। इतना बड़ा अप्रॉक्स, मतलब इतना बड़ा बंडल होता है, वो हमें सारा चेक करना होता है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या चेक करना है, नेशनलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क्स, मतलब रजिस्ट्रेशन मार्किंग, ये देखो ये रजिस्ट्रेशन मार्किंग हो गया, एयरक्राफ्ट का टाइप है, एयरक्राफ्ट कौन सा है, बोइंग का है, अगर बोइंग का है तो यहाँ पे 777 का, एयरबस का A320 है, ठीक है, सीरियल नंबर है यहाँ पे, जो सीरियल नंबर होगा। उसके बाद डेट ऑफ ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में कब का एयरक्राफ्ट है, मतलब कितना पुराना एयरक्राफ्ट है, ठीक है, वो जो कंपनी है उसका नाम और उसका शॉर्ट में एड्रेस होगा, जो एयरक्राफ्ट जिसने बनाया है वो, ठीक है। अगर कोई किसी ने एयरक्राफ्ट लीज पे ले गया, मतलब आप सबको तो जानते हैं इंडिगो का, ठीक है, ये इंडिगो ऐसी कंपनी है, इसने सारे एयरक्राफ्ट लीज पे ले रखे हैं, ठीक है। ये लीजिंग कंपनी को, मतलब लीजिंग मॉडल पे काम करने वाली है, ऐसे हम बोल सकते हैं इसको। तो वो जो लीजिंग कंपनी है उसका नाम लिखना पड़ता है, उसके बाद जो लीजर है, मतलब जो यहाँ पे इंडिगो का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये ऐसे यहाँ पे साइन होगी, जो डीजीसीए का ऑफिसर है उसकी, ऐसा आपको चेक कर लेना है, ठीक है। इसमें से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, इसमें से आज तक मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन, मतलब किन किन केसेस में एयरक्राफ्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आप मतलब एयरक्राफ्ट के रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन साइन है वो अटका के रखने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। इसके लिए आप जब भी कोई रूल तोड़ते हो, मतलब अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते तो आपका एयरक्राफ्ट ग्राउंड कर दिया जाएगा। ग्राउंड कर दिया मतलब ऐसे नहीं, किस किस केसेस में रजिस्टर्ड रहता है, लेकिन सेफ्टी रीजंस की वजह से ग्राउंड करते हैं। लेकिन कुछ रीज़न ऐसा भी कि आप रूल्स फॉलो ही नहीं कर रहे, तो आपका रूल्स ना फॉलो करने की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद होता है कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम हमने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। उसके बाद आपको जो एयरक्राफ्ट है वो दूसरे कंट्री में जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपको यूज़ करना है, या फिर आप वहाँ पे चले गए, तो उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में करके कोई फ़ायदा नहीं। जो दूसरा जो कंट्री है जिसमें जो एयरक्राफ्ट चला गया, तो उस केसेस में इंडिया से कैंसिल करवा के वहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात होती है कि जो लीजिंग कंपनी होती है, मतलब जैसे इंडिगो की बात की थी हमने, वैसे ही जो भी लीजिंग कंपनी है उसका जो एग्रीमेंट होता है वो कैंसिल हो जाने के बाद हमारा उसका रिन्यूअल नहीं करवाया तो वो उसका रजिस्ट्रेशन भी, मतलब जो एयरक्राफ्ट है उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाता है। और ये जो लास्ट सेकेंड है वो एयरक्राफ्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉय और द परमानेंटली विड्रॉ फ्रॉम द यूज़। इसका मतलब ये होता है कि एयरक्राफ्ट का अगर एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ मेजर इंसिडेंट हो गया, या इन केस सम टाइम वो रिटायर होता है। अभी देखो ना, एयर इंडिया का जो सॉरी, एयर इंडिया का कुछ एक रील वायरल हो गया था, कि उनका एक एयरक्राफ्ट है वो रिटायर्ड हो रहा था, तो उसने, वो जो पायलट है वो जा रहा था, उसके बाद उसने इसको ऐसे मतलब रॉक किया एयरक्राफ्ट को, एयर रॉक का कैसे इमेज बनाते हैं, सॉरी, तो उसने एयरक्राफ्ट को रॉक किया और उसको अलविदा कह दिया, मतलब उसके बाद से ये यूज़ में नहीं किया जाएगा, तो उसका स्टेट ऑफ रजिस्ट्री, मतलब स्टेट उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है COF, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस। ये एयरक्राफ्ट का मेन डॉक्यूमेंट होता है। इसको आपने लगातार अगर 5 ईयर्स तक रिन्यूअल नहीं करवाया है, इसको हर 1 ईयर्स में रिन्यूअल करवाना होता है। लेकिन अगर आपने 5 साल से ज़्यादा हो गया रिन्यूअल ही नहीं करवाया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। ये फिफ्थ था, अभी लास्ट पॉइंट है ये, कि आइडेंटिफिकेशन प्लेट क्या होती है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन प्लेट ये पूरा मतलब फायर प्रूफ मेटल की बनी होती है। वो जो एयरक्राफ्ट होता है, अब अगली बार आप कभी एयरक्राफ्ट में जाओगे ना तब देखना, जो ये दरवाज़ा होता है ना, इसके यहाँ पे
लेकिन इस साइड पे, ठीक है, यहाँ पे होता है। ये तो एआई ने फोटो बना दी है इधर, लेकिन ये इस साइड के अंदर के साइड पे, यहाँ पे सॉरी कैसे बनाते हैं, हाँ इस साइड पे, यहाँ पे वो एक प्लेट होगा, उस पर मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका एयरक्राफ्ट का टाइप क्या है, सीरियल नंबर, उसके बाद उसका ईयर एंड ये ओनर की डिटेल्स होगी, वो वहाँ पे रखना मैंडेटरी है। लेकिन आप जब सेस्ना फ्लाई करोगे, मतलब 172 हो गया, 152 हो गया, 152 किसी के पास भी नहीं होता, या फिर वो डायमंड हो गया, मल्टी हो गया, तो हर एयरक्राफ्ट के जो एंट्रेंस है उसके साइड पे आपको ये आइडेंटिफिकेशन प्लेट लगाना मैंडेटरी है, कि अगर कोई क्रैश हो गया या फिर अगर एयरक्राफ्ट जल गया या फिर कुछ दिक्कत हो गई, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि ये किस कंपनी का एयरक्राफ्ट है और कहाँ जा रहा था और किसके नाम पे है। तो इसके लिए ये फायर प्रूफ मेटल की बनना होना ये भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि चैप्टर की समरी हमने क्या क्या देख लिया। ये बहुत ही छोटा चैप्टर था और बहुत ही आसान है, इतना बिग डील नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सीधे सीधे क्या क्वेश्चन आने वाले। नेशनलिटी आइडेंटिफिकेशन मार्किंग, हमें नेशनलिटी आइडेंटिफिकेशन मार्किंग कौन देता है, वो देता है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंडिया का क्या है, विक्टर टैंगो है। उसके बाद अल्फा ब्रावो चार्ली, ये आपका रजिस्ट्रेशन मार्किंग हुआ है। ये रजिस्ट्रेशन मार्किंग कौन देता है, स्टेट ऑफ रजिस्ट्री देती है हमें, वो हर एयरक्राफ्ट का यूनिक होता है। ये दूसरी होगी। दो एयरक्राफ्ट को कभी भी सेम रजिस्ट्रेशन मार्किंग नहीं दिया जाता है। सम लेटर्स और कॉम्बिनेशन जो है, SOS हो गया, पैन हो गया और ऑल जो क्यू कोड्स है, वो हम रजिस्ट्रेशन मार्किंग के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन पैदा होती है, ठीक है। उसके बाद हो गया मार्किंग मस्ट बी फॉलो मिनिमम, मतलब विंग्स पे कितनी हो, अंडर द विंग वो जो मार्किंग है वो उसका हाइट कितना होना चाहिए कि 50 सेंटीमीटर हो गया। फ्यूजलाज और टेल पे हो गया ये अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन इतना तो रखना ही, इससे कम नहीं रख सकते। उसके बाद ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू बाय DGCA। उसके बाद जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो DGCA हमें देता है। उसके बाद किन किन केसेस में वो कैंसिल हो सकता है, रूल्स को वायलेट कर दिया, उसके बाद वो DGCA बोलता है कि आपका एयरक्राफ्ट डाउन कर देते हैं, उसके बाद वो कैंसिल हो सकता है। उसके बाद फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दिए कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, या फिर कोई भी आपका गलत डॉक्यूमेंट चला गया DGCA के पास, उसको पता चल गया कि ये गलत डॉक्यूमेंट दिया रजिस्ट्रेशन करते टाइम, तो वो कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद वो एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया या फिर रिटायर्ड हो गया, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। और 5 साल से ज़्यादा अगर आपका एयरवर्दीनेस एक्सपायर हो तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और लास्ट वाला जो है आइडेंटिफिकेशन प्लेट, एवरी एयरक्राफ्ट शुड बी कैरी आइडेंटिफिकेशन प्लेट इन इंडिया। ये जो DGCA है इसका रूल है, इसको वायलेट किया तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। थैंक यू गाइस, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। और लाइक कर देना सॉरी, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि इससे के बाद जो भी है, हमारा कुछ दिक्कत चल गया था, तो चैप्टर 1 से चैप्टर 2 तक आने में थोड़ा टाइम लगे, अप्रॉक्स 15 दिन है। 15 दिन का जो डिफरेंस है, अगली बार जो चैप्टर 3 आ रहा है वो विद इन 2 डेज आने वाला है। इस हमारे पास एक एडिटर नहीं था, तो हमें एडिटर हायर किया। उसके बाद जो PDF है, अब देखना, अब जब आप चैप्टर नंबर 1 देखोगे ना, उसके PDF की क्वालिटी से अच्छा ये चैप्टर नंबर 2 का PDF है, क्योंकि हमने यहाँ पे एडिटर हायर कर लिया है, क्योंकि मुझे खुद से वो उसको बनाना नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन जो भी है, अभी वो हो चुका है। यहाँ पे आगे चैप्टर्स आते रहेंगे, आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, मतलब जैसे ही हमारा चैप्टर हमने अपलोड किया वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना।